हाँ जी बच्चों, अब देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके बिजनेस लॉ का जो एमटीपी है सीरीज 2 वाला, उसका पार्ट 2 हमें आज करना है, ठीक है। और इसके पहले जितनी वीडियोस भी हमने करी हैं वो सब आपको चैनल के वीडियो सेक्शन में जाओगे, आपको सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं और क्या, ठीक है। चलो चलो चलो, ये देखो भाई एमटीपी पे आ जाइए फटाफट से। देखिए आपने अगर इसके पहले वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो जल्दी जल्दी जाकर के वहां पे आप सारी वीडियोस को देख लीजिए फटाफट से, ठीक है। समय है नहीं ज्यादा, बर्बाद तो खैर बिल्कुल भी नहीं करना। देखो भाई हमने क्या कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया था। आज अपन करने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3। 3 का पहला देखिए क्या कह रहा है, इन्यूमरेट द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। है भगवान, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो नहीं सकता। ये तो एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई। पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है बताइए। ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप जहां भी जाके ढूंढोगे आपको ये क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएगा। फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस कोई भूल गया हो तो क्या करें भाई, फटाफट से उसको क्या करेंगे हम लोग, रिवाइज एक बार कर लेंगे। और क्वेश्चन कितने नंबर का आया था देख लेना, उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना, जितना दे रहेगा उतने देर में जितना पॉइंट लिख सकते हो लिख देना, बस ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को। चलो देखिए बेसिस क्या है पार्टनरशिप और ज्वाइंट कंपनी में, डिफरेंस का आप क्या करोगे, इसका देखो आंसर प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ बना करके लिख देना सर ये पार्टनरशिप होता है ये कंपनी होती है हो गया डिफरेंस, ऐसे नहीं होता। जब भी आपको डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा क्या करना है, 3 कॉलम वहां पे बनाना है। एक कॉलम बनेगा आपका बेसिस का, और फिर जिसमें जिसमें डिफरेंस पूछा जाएगा उसका एक एक कॉलम आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, ठीक है। जैसे देखो यहां पे क्या एकदम बेस्ट तरीका, इससे बढ़िया तरीका कोई हो नहीं सकता। क्लियर है। देखो बेसिस में अगलों ने क्या बताया, देखो होता क्या है ना, आप एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन चेक करने का जो प्रोसेस है उसको आसान बनाइए। आप एग्जामिनर का काम जितना आसान बनाएंगे एग्जामिनर आपकी जिंदगी उतनी अच्छी बना देगा। बात समझ में आई। आप उसको तंग करोगे वो आपका रिजल्ट खराब करेगा। इसीलिए आप क्या करो, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन देके जाओ, आप उसको समझाओ ये देखो सर हमने आपको बेसिस दे दिया और फिर पार्टनरशिप क्या है और उसके बिल्कुल पैरेलल में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या चीज होती है हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आपको जिस सीक्वेंस में याद आए आप लिख दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। कुछ चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लीगल स्टेटस। देखो भाई आपका अकाउंट्स में जो आपने पढ़ा है, डीके गोयल है, टीएस ग्रेवाल है, या आपके इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसमें आपने पढ़ा है कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है आपका नहीं होता, जैसे क्या था वो आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या था कि भाई बिजनेस अलग होता है, बिजनेस ओनर अलग होते हैं, बट इन द आईज ऑफ लॉ आपने भी पढ़ रखा है कि भाई अगर आप सोल प्रोप्राइटर वाला काम कर रहे हो या आप पार्टनरशिप वाला काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है आपके अकाउंट्स की बुक में कुछ भी लिखा हो हमें कोई लेना देना नहीं। हम क्या मान के चलेंगे, बिजनेस को और बिजनेस ओनर को सेम मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए फर्म जो है ना वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती नहीं है, उसकी कोई अलग से पर्सनैलिटी होती नहीं है, ठीक है। बट कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई, एकदम अपने मेंबर से एकदम अलग अलग। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी में आपने पढ़ा भी था। आगे एजेंसी, एजेंसी क्या है भाई, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर एज वेल एज ऑफ द फर्म। जबकि कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी अलग है मेंबर अलग है। कंपनी में क्या होता है, मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द अदर मेंबर्स और ऑफ द कंपनी। यानी अगर मेंबर कोई काम करता है तो ना तो बाकी मेंबर्स पे उसकी लायबिलिटी आती है और ना ही कंपनी पे उसकी कोई लायबिलिटी आती है। ओके इसमें देखो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, आपको ये चीज मालूम है। बस एक बार हल्का सा उसको ब्रश अप कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है कि भाई प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो डीड में लिखा है वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डीड साइलेंट है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। अब देखिए यहां कोई ये पॉइंट कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पॉइंट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर इज नो सच कंपल्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट बिकम डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग द शेयर होल्डर ओनली व्हेन डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड। ना 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 ये आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो अगर ये भी चाहेंगे पार्टनरशिप वाला फर्म भी अगर चाहेगा तो कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके रख सकते हैं। सो आप इस वाले पॉइंट को मेरे ख्याल से स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट अलबत्ता काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है भाई, ये लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। यानी फर्म के ऊपर मान लो कोई डेट आया, ओके पहले फर्म के एसेट से चुकाया जाएगा। अगर फर्म के एसेट सफिशिएंट नहीं हुए, डेट अभी भी बचा हुआ है ना, लॉस अभी भी बचा हुआ है, तो जो पार्टनर है उनके घर पे आकर के लोग सोफे उठा के ले जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये देखो कहते हैं ईच पार्टनर इज लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म
incurred in the course of the business of the firm and these debt can be recovered from his private property। अगर फर्म के पास उतने पैसे नहीं हैं तो ये आपको मालूम है। लेकिन कंपनी में सर सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। क्या बेनिफिट है? अगर कंपनी लिमिटेड वाइज शेयर्स हैं तो लायबिलिटी कितनी होती है? जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उतनी की लायबिलिटी होती है, उसके अलावा कुछ देने की जरूरत नहीं है। चलो, लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर, भाई मैंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना है उतना आपको अधिक से अधिक और देना पड़ेगा, बाकी उससे ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर गारंटी कंपनी है तो लायबिलिटी कहां लिमिटेड होती है? सर जितने का आपने गारंटी दे रखा है इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, बात खत्म। अच्छा, हाँ कुछ कंपनीज होती हैं जहां लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन वो कंपनी को छोड़ो, नॉर्मली कंपनी के केस में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है मालिक, चलो प्रॉपर्टी वाला पॉइंट देखें। अच्छा क्वेश्चन है कितने नंबर का? ये देखो 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 6 नंबर का ना, तो 10 मिनट में लिखो, 10 मिनट में जितना मन करे उतना लिखो। ठीक है, 10 मिनट में आप जितना लिख सकते हैं लिखिए। चलिए आइए उसके बाद देखते हैं भाई और आगे पॉइंट पढ़ते हैं क्या है। ओके, प्रॉपर्टी। ये देखिए, फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्वाइंट स्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर मानी जाती है, as distinguished from the separate estate of any of them and it does not belong to a body distinct in law from its member। यानी जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर की भी प्रॉपर्टी है, मतलब आप मान सकते हो फर्म की प्रॉपर्टी को सारे पार्टनर ज्वाइंटली हेल्ड करते हैं, बस बात खत्म। फर्म कोई अलग से तो होता नहीं, तो वो अलग से प्रॉपर्टी कहां से ये एक्वायर करेगा? समझ में आई बात? जबकि कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उस केस में क्या होगा, जो कंपनी है वो अपने सेपरेट जो उसका एग्जिस्टेंस है उसमें प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है। तो कंपनी क्या करेगी भाई, उसके प्रॉपर्टी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द मेंबर हु कैन रिसीव इट बैक ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और रिफंड ऑफ कैपिटल। यानी जैसे फर्म में जो प्रॉपर्टी है ना, माना जाएगा कि वो सारे पार्टनर्स का ही है, और ऑल्दो कंपनी में जो प्रॉपर्टी है उसके ओनर भी कौन है? मेंबर है, बिकॉज मेंबर आर द ओनर ऑफ द कंपनी ऑल्सो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है भाई, ये देखो एक मिनट समझो, बात को समझो। ये है फर्म, अब फर्म में एक बिल्डिंग है, ठीक है, फर्म के मालिक अब कौन है? मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो ये बिल्डिंग के मालिक ऑटोमेटिकली ये और ये ज्वाइंट ओनर भी माने जाएंगे, बिकॉज फर्म का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस होता नहीं है। अकाउंट्स की नजर में होता है बट लॉ की नजर में नहीं होता। बट अब देखिए, अगर कंपनी की बात करें और कंपनी के पास एक बिल्डिंग है और उसके दो मेंबर हैं ए और बी, तो क्या माना जाएगा? ठीक है, ए और बी इस कंपनी के मालिक है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो बिल्डिंग है, ये किसकी है? ये बिलोंग करती है कंपनी को, ये मेंबर को बिलोंग नहीं करती, अनलेस अनटिल के कंपनी ये डिविडेंड के रूप में अपने मेंबर को दे दे, या कैपिटल को रीपे कर रही है तो उस बायबैक जैसे नहीं होता शेयर वगैरह का, उसमें दे दे तो अलग बात है। बात समझ गए? या कंपनी बंद हो जाए और उनको चुका दे तो वो एक अलग बात होती है। चलो आगे बढ़े। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, भाई देखो ऐसा है, ये आपको मालूम है कि भाई पार्टनरशिप में आप फ्रीली ट्रांसफरेबल तो होता नहीं शेयर, भाई वो क्लोज आपका एक ग्रुप होता है तो वहां पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। शेयर इन द पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। बट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में चलो आप नहीं कर सकते, बट पब्लिक कंपनी में बेहतरीन ट्रांसफर करो, कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए चलिए चलिए, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो ट्रांसफर जो है वो कायदे से क्या होता है? फ्री, अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसको मन में आए ट्रांसफर करो। और प्राइवेट कंपनी में जनरली ट्रांसफरेबल नहीं होता तो उस पर कुछ कंडीशन वंडीशन लगी हुई होती है। ठीक है, चलो भाई मैनेजमेंट, देखो फर्म का मैनेजमेंट कौन लोगों के हाथ में होता है? पार्टनर के ही हाथ में होता है। जो ओनर होते हैं ना वही मैनेजर भी होते हैं, ओनर जो होते हैं वही मैनेजमेंट भी देखते हैं। जो ओनर होते हैं ना वही बिजनेस को चलाते भी हैं, वही बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी भी देखते हैं। बट कंपनी के केस में क्या होता है? ओनर तो होते हैं शेयर होल्डर, तो क्या करें, सारे के सारे शेयर होल्डर उठ करके पहुंच जाएं कंपनी के ऑफिस में और बिजनेस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें? नहीं सर, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी मीटिंग होती है, मीटिंग में क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट का बंदा होगा या डायरेक्टर जो होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वहां पे इलेक्शन होता है, उनको चुना जाता है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। ऑल द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, आपने वहां भी पढ़ा है, तो आपको मालूम है कि वही वहां पे सारे लोग मिलकर के बिजनेस को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। बट यहां जो मेंबर हैं दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। तो भाई आप उनको डायरेक्टर बनाओ, समझ के, जैसे मान लो रिलायंस के शेयर मेरे पास भी हैं और मुकेश अंबानी के पास भी हैं, तो भाई
मैं तो जाकर के वहां पे मैनेजिंग पोस्ट पे नहीं बैठ सकता ना, वहां पे जितने शेयर होल्डर होंगे सबकी मीटिंग होगी, फिर उसमें वो मुकेश अंबानी को क्या करेंगे, डायरेक्टर चुनेंगे, तो अब मुकेश अंबानी कंपनी के लिए क्या करेगा, सारे फैसले लेगा। ठीक है, मेंबर को क्या राइट होता है फिर बाकी मेंबर्स को, दे एंजॉय द राइट ऑफ अटेंडिंग मीटिंग एंड वोटिंग वेयर दे कैन डिसाइड सर्टेन क्वेश्चन सच एज इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एटसेट्रा एटसेट्रा। जो आप आगे चल के पढ़ोगे, कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है ना, एजीएम, वहां पे ये सारी चीजें वो लोग डिसाइड करते भी हैं। ओके सर, चलो चलो चलो। रजिस्ट्रेशन सर यह कंपलसरी नहीं है, बट करा लो तो अच्छा है, बाद में नहीं तो हुज्जत बहुत होती है। और कंपनी तो भाई तब तक एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकती जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना मिल जाए, तो उसके लिए तो इनकॉर्पोरेशन क्या है, 110% मस्ट है। ये वाला पॉइंट अच्छा लगा मुझे, ये वाला पॉइंट अच्छा लगा, ये वाला पॉइंट बढ़िया है, ये वाला पॉइंट बढ़िया है, ये वाला पॉइंट भी अच्छा है, ये वाला पॉइंट अच्छा है, ये तो कुछ खास लगा नहीं, और ये भी ठीक ठाक है, एजेंसी वाला पॉइंट भी ठीक ठाक है, ये भी लिख सकते हो। तो आप इसमें से कोई, जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट लिख दो, बात खत्म है। देखिए वाइंडिंग अप, बताइए कम ये पार्टनरशिप का वाइंडिंग अप कैसे होता है, सारे पार्टनर एग्री कर जाए वाइंडिंग अप हो जाता है, समझ गए। लेकिन कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी का ये फर्म का वाइंडिंग अप कैसे होता है, उसका अपना एक प्रोसेस है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जो चीजें लिखी हुई हैं उसमें वाइंडिंग अप होता है। बट कंपनी के केस में क्या होता है, उसका जब तक आप लिक्विडेशन नहीं कराओगे सही तरीके से, अगर मान लो सारे मेंबर की डेथ हो गई ड्यू टू सम रीजन, तो भी वो जो कंपनी है वो कंटिन्यू करेगी। आपने पढ़ा है ना परपीचुअल सक्सेशन, तो कंपनी कंटिन्यू करेगी। लेकिन सारे पार्टनर की डेथ हो जाए तो बताओ फर्म का क्या होगा, फर्म तो अपने आप बंद हो जाएगी। बात समझ गए, ये चीज होता है। अच्छा, कंपनी भाई कैसे बंद होती है, या तो वाइंड अप करो बाय द एनसीएलटी, और नेम इज स्ट्रक ऑफ बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आपका आरओसी के जो उसका जो ये होता है रजिस्टर, वहां से अगर उन्होंने आपका नाम हटा दिया, अब तो डिजिटली होता है ऑफ कोर्स, तो उस केस में क्या माना जाएगा, आपकी कंपनी अब गई। अदरवाइज कंपनी रहेगी, चाहे एक भी मेंबर उसका नहीं है, सब जा चुके हैं, सबकी डेथ भी हो चुकी है, तो भी कंपनी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ओके सर, नंबर ऑफ मेंबर्स, हाँ यहां पे मैक्सिमम 50 हो सकते हैं सर। कितने हो सकते हैं, देखो मिनिमम तो पार्टनरशिप में कितना दिया हुआ है, 2, और मैक्सिमम वहां कुछ लिखा नहीं है। तो कंपनीज के रूल्स 2014 में लिखा हुआ है कि भाई जब तक आप कंपनी नहीं बना लेते तब तक आप 50 से ज्यादा लोग रख नहीं सकते। तो इनडायरेक्टली उन्होंने पार्टनरशिप में क्या कर दिया, 50 की संख्या लिमिट कर दी है। अब यहां क्या है, देखो प्राइवेट कंपनी में 200 लोग, और पब्लिक कंपनी में तो जो मन में आए करो। ठीक है, पब्लिक कंपनी में जो मन में आए करो, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। अच्छा, नॉट लेस देन 2। और पब्लिक कंपनी होता है हैव एनी नंबर ऑफ मेंबर बट नॉट लेस देन 7। और अगर मान लो ओपीसी है तो, तो भैया वहां पे एक आदमी रहेगा। चलिए, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, भाई इसमें तो परपीचुअल सक्सेशन होता है, लेकिन फर्म के केस में क्या होता है, डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी अगर किसी पार्टनर का होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म उस केस में हो सकता है। एट विल भी होता है, बट इन सब सिचुएशन में भी पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का। समझ गए, इसमें से आप देख लेना 6 पॉइंट 7 पॉइंट आपको जो जो याद आ जाए उस समय आप वो लिख करके चले आना। क्लियर है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो 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 चलो। हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। डिफरेंस हमने कर लिया किसमें किसमें, पार्टनरशिप में और जीएसटी में। चलो जी आगे देखते हैं। रोहन एक ग्रोसरी स्टोर चला रहा है दिल्ली में। रोहन क्या कर रहा है, ग्रोसरी स्टोर चला रहा है दिल्ली में। वो अपना ग्रोसरी बिजनेस बेच देता है रोहित को। चलो इसको कहीं ड्रॉ भी कर लें भाई। रोहन है सेलर, वो क्या कर दे रहा है, रोहित को जो बायर है उसको अपना बिजनेस पूरे का पूरा क्या कर दे रहा है, सेल कर रहा है, एलॉन्ग विद गुडविल। गुडविल के साथ बिजनेस बेच दे रहा है। अच्छा जी, ये मजा आया। कितने में, गुडविल है 1 लाख रुपए का, कुल मिला के 5 लाख में, यानी 4 लाख रुपया बिजनेस की वैल्यू और 1 लाख रुपया तुम्हारे किसकी वैल्यू, गुडविल की वैल्यू। ठीक है, आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल रोहित यानी बायर मेड एन एग्रीमेंट विद रोहन। और एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, रोहन इज नॉट टू ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर इन द होल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 साल तक आप ग्रोसरी स्टोर पूरे भारत में, पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं खोलोगे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब।
हाउएवर रोहन ओपन अनदर स्टोर इन द सेम सिटी 2 मंथ लेटर। रोहन ने क्या किया भाई, 2 महीने बाद ही सेम शहर में एक ग्रोसरी स्टोर खोल लिया। What are the rights available with Rohit regarding the restriction imposed on Rohan with reference to Indian Contract 1872? सोच करके याद करके बताने की कोशिश करिए कि आपको कहां लग रहा है, किस चीज से ये रिलेटेड है। पहले ये तो समझ में आए, फिर तो नहीं तो क्या होता है जानते हो, जनरली मैं आपको बताऊं क्या करते हैं लोग, जाकर के अंदाजे से आंसर लिख करके चले आते हैं, मतलब इमोशन जैसा जाग गया। अगर आपको रोहित से सहानुभूति हो गई, आप उसके हिसाब से लिख के चले आओगे। अगर आपको सिंपैथी आ गई रोहन से, आप उसके हिसाब से लिख के चले आओगे। लेकिन आप एक बताओ, आपको दिमाग में वो चमक रहा है क्या कि ये कौन से प्रोविजन से कनेक्टेड है? अगर देखो मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है तो कोई एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो होता था वो वॉइड रहता था। आप किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, रोक सकते हो बट रीजनेबल होना चाहिए। आप अगर अनरीजनेबल काम करोगे, आपको हम बिजनेस ही नहीं करने देंगे, तो भाई ये सब चीजें आई थिंक अलाउड नहीं होती। तो आप उसको ठीक है, आप इसको ये बोल दो भाई तुम मेरी दुकान के सामने दुकान मत डालना, या 3-4 किलोमीटर के दायरे में बिजनेस मत डालना। लेकिन अब आप उसको ये बोलोगे कि 10 साल तक, कितना साल बोल रहे हैं, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, ये देखो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक इन द होल ऑफ इंडिया, पूरे कंट्री में नेक्स्ट 10 ईयर तक आप बिजनेस नहीं खोलो, भाई ये कुछ ज्यादा हो गया। तो आई डोंट थिंक कि ये वैलिड होगा, ये मेरे ख्याल से अवॉइड होना चाहिए। चलो आंसर चेक कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छा ये केस वाला क्वेश्चन है, तो क्या करोगे भाई, पहले आपको मालूम है प्रोविजन, प्रोविजन के बाद फैक्ट ऑफ द केस थोड़ा सा हल्का सा, देन फिर कंक्लूजन। चलिए देखते हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ जी मालिक, आ गए। ये देखो, Section 27 of the Indian Contract Act provide that any agreement which restrain a person from carrying out a lawful trade, profession or business is avoided। हाँ भाई, आप किसी को काम करने से, एनी एग्रीमेंट जो होता है, जो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होता है, आप किसी को शादी ना करने दो, मैं तुमको इतने पैसे देता हूं, शर्त यह है कि तुम भीष्मितामा बन जाओ, कभी शादी मत करो, भैया ये सब चीज ना वॉइड है। आप कोई अब नौकरी मत करो, आप बिजनेस मत करो, ये मत करो, ये नहीं चलेगा। रीजनेबल है तो ठीक है, ये तो अनरीजनेबल बात चल रही है। However, there are some exceptions to the rule। हाँ, रीजनेबली काम करोगे तो चलेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब हल्दीराम में कोई मैनेजर है, उसने 10 साल वहां पे काम किया, अभी उसके एम्प्लॉयमेंट में एक क्लॉज था कि अगर कल को आप इसको छोड़ करके जाते हो तो आप कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकते। अब अगले ने क्या किया, यहां पे हल्दीराम से छोड़ करके गया और सामने मिर्चू राम खोल दिया, हल्दीराम मिर्ची राम मान लो खोल दिया, तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। इस सड़क के इस तरफ हल्दीराम, दूसरी तरफ मिर्ची राम, तो ऐसा नहीं चलेगा। बट अब मान लो आप दूसरे शहर में जाके कर रहे हो या थोड़ा दूर पे जाके कर रहे हो, तो भाई वो चलेगा, आप ऐसे नहीं करोगे। एक बात बताओ, कोई आदमी 10 साल तक अगर हल्दीराम में काम करेगा तो बाहर निकल के वो आर्मी में थोड़ी ना भर्ती हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो मिलता जुलता ही तो काम करेगा, और वो आखिर करेगा क्या? क्लियर है? चलो, कहते हैं वन ऑफ द स्टेच्यूटरी एक्सेप्शंस इंक्लूड सेल ऑफ गुडविल। देखो, सेल ऑफ गुडविल एक एक्सेप्शन है किस रूल का, कि भाई देखो पहले रूल समझो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, यानी आप किसी को बिजनेस करने से रोकते हो तो ये भाई वॉइड एग्रीमेंट है। बट इसका एक्सेप्शन है सेल ऑफ गुडविल, यानी अगर आप अपना गुडविल किसी को बेच देते हो फिर आप वो काम नहीं कर सकते उस नाम से। बट इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, इसमें भी कुछ, यानी रूल के एक्सेप्शंस हो गए जो अभी आपको पढ़ने। चलिए भाई, द रिस्ट्रेंट एज टू सेल ऑफ गुडविल वुड बी अ वैलिड रिस्ट्रेंट प्रोवाइडेड। आप देख रहे हो एक्सेप्शन के बाद भी प्रोवाइडेड लिखा हुआ, यानी एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। चलिए, वेयर द रिस्ट्रेंट इज टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग आउट अ सिमिलर बिजनेस, चलेगा। रिस्ट्रेंट शुड बी विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, कि भाई आप यहां करना, शहर के ये 10 किलोमीटर के दायरे में आप ये काम मत करना, ठीक है, इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा, या 2-4 साल तक मत करना, ठीक है। ओके, द रिस्ट्रेंट शुड बी नॉट टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस आफ्टर सेल ऑफ गुड। हाँ, यानी आप अपना गुडविल मेरे को बेच रहे हो, आप ये मिलता जुलता काम मत करना। जैसे सपोज करो मैंने अपनी हलवाई की दुकान किसी को बेच दी, तो मैं हलवाई का बिजनेस नहीं करूंगा कुछ दिन, ठीक है, मैं कोई और बिजनेस कर लूंगा, तो ये सब तक चलेगा। रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पे कवर हो गया। अब रीजनेबल किसको बोलेंगे आप? तो रीजनेबल सर केस टू केस डिपेंड करेगा आप किसको रीजनेबल कहेंगे। कोई थंब रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये रीजनेबल है, ये अनरीजनेबल है, ठीक है। जो फैक्ट ऑफ द केस रहेगा उसके आधार पे अपने को डिसाइड करना रहेगा। रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स एज कंसीडर्ड बाय द कोर्ट। अच्छा, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका प्रोविजन। फिर थोड़ा सा फैक्ट लिख देना, अगलों ने देखो नहीं लिखा है,
समझ रहे हैं क्यों नहीं लिखा है भाई? क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना सारा हमने प्रोविजन ही लिख दिया, फैक्ट लिखने का समय उनके पास रहा नहीं। अगर आपकी हैंडराइटिंग तेज है तो आप क्या करना, थोड़ा सा फैक्ट भी लिख देना। चलो आते हैं तीसरे पार्ट पे जो है कंक्लूजन। इन द गिवन केस, ओ ये देखो यहां तक अगर आप नोटिस करो, यहां तक इतना इलाका, तो ये फैक्ट ही तो है। तो अगलों को क्या कर देना चाहिए था, इसको एक अलग पैराग्राफ में लिख देना चाहिए था। अगलों ने नहीं लिखा, बट ये है फैक्ट ही, सेकंड पैराग्राफ यही है। इन द गिवन केस रोहन हैज सोल्ड द गुडविल एंड देयर इज रिस्ट्रेंट फॉर नॉट कैरिंग ऑन द सेम बिजनेस ऑफ ग्रोसरी स्टोर। यहां सही है। However, the restriction imposed on Rohan is unreasonable। देखो यहां तक सही है, आप गुडविल अपना सेल कर रहे हो तो आप सेम काम मत करना, अदरवाइज गुडविल सेल करने का पर्पस क्या रह गया बताओ? तो आप सेम काम मत करना। लेकिन 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 पंगा जानते हो कहां पे जाके गिरा? पंगा गिरा कहां जाकर के, पूरे इंडिया में नहीं करने का, अगले 10 साल तक नहीं करने का। ये दोनों कंडीशन बहुत हार्श है, दोनों शर्तें जो है बहुत ज्यादा हैवी टाइप लग रहा है। The restriction on restraint to similar kind of trade should be reasonable to make it a valid agreement. Therefore, Rohit cannot take any legal action. जो buyer है ना, he cannot take any legal action against the seller as the restriction is obviously, आपको भी लग रहा होगा देख करके कि सर ये क्या है, अनरीजनेबल है। तो ये क्या है भाई, आपका void agreement है। ये क्या है, void agreement है। हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया, हाँ इसी में लग गए 20 मिनट, 4 5 6, 3 क्वेश्चन अभी और हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। चलो हाँ जी, अच्छा देखो सुनो, अगर आपको वीडियो में कोई आंसर, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आप बोलो सर इसका आंसर तो मेरे को मालूम है, तो फिर आप आगे बढ़ करके देख लो, उसको आगे कर लो, और फिर जहां से अगला क्वेश्चन शुरू होता है वहां से जाकर के देख लो। बट जहां पे आपको लगता है कि नहीं सर इसमें तो मेरे को डाउट थोड़ा हो सकता है, उसको आप जरूर से जरूर देख लीजिए। When can an unpaid seller, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से बच्चों को डर भी लगता है। अनपेड सेलर बड़ा डरावना टॉपिक लगता है लोगों को। तो व्हेन कैन एन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन ओवर द गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट? हाँ भाई, सबसे बढ़िया, सबसे फेवरेट क्वेश्चन। कैन ही एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन इवन इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर? यहां प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप, ये आपको मालूम होगा है ना। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, यानी आपने ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर दिया है, तो क्या उस केस में भी आप ये राइट ऑफ लेन एक्सरसाइज कर सकते हो? अच्छा, ये राइट टर्मिनेट कब हो जाता है मालिक? अच्छा, कैन द राइट बी एक्सरसाइज्ड इवन आफ्टर ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द प्राइस? यानी अगर उसको प्राइस के लिए वो कोर्ट चला गया है तो उसके बाद भी वो रोके रख सकता है कि नहीं? भाई यहां तो 3-4 क्वेश्चन आ गए आपके, 6 नंबर में उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ दिया। When can ये exercise the right? पहला क्वेश्चन। Can you exercise the right even if the property has passed to the buyer? दूसरा क्वेश्चन। When such a right is terminated? तीसरा क्वेश्चन। Can you exercise the right even after he has obtained a decree for the price of goods from the court? चौथा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है भाई साहब। तो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना, अगर आपको आता भी है तो कम कम लिख करके आगे बढ़ते चलना। चलो भाई देखें, इन्होंने भरपूर लिखा होगा, इन्होंने कम नहीं लिखा होगा। देखें कितना लिखा है, नहीं बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। ठीक है ठीक है, इतना तो आप भी लिख सकते हैं, इतना तो आप भी लिख सकते हो। चलो पहले थोड़ा सा समझा देते हैं भाई, लेन होता क्या है। कहते हैं लियन इज अ राइट टू रिटेन व्हाट? पोजेशन, नॉट द प्रॉपर्टी, पोजेशन यानी फिजिकली, ये जो सामान है इसको फिजिकली वो क्या कर सकते हैं, अपने पास होल्ड करके सेलर रखेगा, ठीक है, और होल्ड करके उसमें पानी पिएगा। अच्छा जी, तो राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल द पेमेंट ऑफ द प्राइस, जब तक मेरे को पैसे नहीं दोगे मैं आपको ये सामान नहीं दूंगा, ठीक है। इट इज अवेलेबल टू द अनपेड सेलर हु इज इन पोजेशन, गुड शुड नॉट बी इन ट्रांजिट, ओके, हु इज इन पोजेशन, आपके पास है तभी तो रोक के रखोगे, आपने हाथ से जाने दिया, अब कहां से रोक लोगे भाई ये बताओ। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो एक अलग सिचुएशन है, आपको याद होगी बात, ये है क्या, समझ रहे हैं दोनों में अंतर, समझ रहे हैं? रुको, आप लोग भी ना कंफ्यूज बहुत होते हैं, एक मिनट बीओ, ये देखिए भाई दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। रुको, ये रहा हमारा, ये रहा भाई अनपेड सेलर, सुंदर सा अनपेड सेलर। आओ ये देखिए, एक था सेलर्स लेन, अच्छा, फिर इसका टर्मिनेशन, इसी पे क्वेश्चन अभी आपको पूछा गया है,
और एक क्या ये था, देखिए राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये अलग है। ये आपके यहां से सामान निकल चुका है और आप वहां से उसको बोल रहे हो नहीं नहीं अगले वाला जो रेड लाइट आएगा ना वहां से यू टर्न मार लेना, ये अलग केस है भाई, और वो अलग केस है, उसमें सामान आप ही के पास है। तो दोनों केस में आपको कंफ्यूज नहीं करना, पक्का? ठीक है, चलो 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 चलो, दोनों में काफी अंतर होता है सर। सामान हमारे पास है उसको रोक लिया, और सामान हमारे पास से निकल चुका है रास्ते में, वहां से उसको घुमा कर ले आए। चलो तो देखिए यहां पे क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, आपको अगर सामान रोक के रखना है तो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, गुड्स को हमने सेल किया विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, हमने आपको कोई उधार दिया नहीं था, आपको पैसे दे देने चाहिए थे, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। सेकंड, ठीक है हमने आपको उधार पे दिया था लेकिन क्रेडिट का टाइम जो एक्सपायर हो चुका है, 3 दिन का उधार दिया था, आज 13 दिन हो चुके हैं। तीसरी बात, बायर बिकम इंसॉल्वेंट, अब कहां से देगा पैसे? चलिए, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन इवन इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, यानी अगर ओनरशिप आप बायर को दे चुके हो तो भी ओनरशिप तुम्हारा है, सामान हमारा है, सामान तो हम यहीं रखेंगे, सामान नहीं देंगे। हाँ तुम ओनर हो, चलो चलो चलो, लेकिन सामान हमारे पास ही रहेगा। ही कैन एक्सरसाइज द राइट इवन इफ ही इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट और बेली, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान नो डाउट सामान बायर का हो चुका है, हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, फिर भी उसका जो फिजिकल पोजेशन है उसको होल्ड करके सेलर रखेगा। चलिए 2 क्वेश्चन का आंसर तो हो गए, ठीक है। तीसरा, टर्मिनेशन कब हो जाता है इसका? जब ही डिलीवर द गुड्स टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। तो अब तो आपने उसको क्या कर दिया, अनकंडीशनली ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में फिर अब आप बताओ कैसे रोक लोगे? अब आप रोक नहीं सकते, एक तो केस ये हो गया, और अगर बायर लॉफुली ऑब्टेन कर ले उसका पोजीशन, ठीक है, तो ये 2 केस बनते हैं जहां पे आपके पास राइट नहीं रहेगा। और yes he can exercise the right of lien even after he has obtained a decree for the price of goods from the court, यानी कोर्ट से अगर आपको ऑर्डर मिल गया है प्राइस लेने के लिए, उसके बावजूद आप सामान को रोक के रख सकते हो, बिकॉज आपको एक्चुअली में पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। क्लियर है? बताइए कोई ऐतराज? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। चलो भाई 4 का 2 देखते हैं क्या है, ये आंसर है सर। क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन, अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सोहन रोहन मोहन, नहीं सोहन रोहन और जे, सोहन रोहन और जे ये पार्टनर है फर्म में। फर्म क्या करती है, 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ अभी ये हैंग कर गया था, लेकिन अभी ठीक है, अभी ये हैंग कर गया था बट अब मेरे ख्याल से ठीक हो चुका है, हाँ ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है। आइए वापस आते हैं, सोहन रोहन एंड जे, अब मुझे मालूम नहीं कितनी देर से ये हैंग किया हुआ था, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिलहाल अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सोहन रोहन जे 3 लोग पार्टनर है फर्म में, फर्म डीलर है इन ऑफिस फर्नीचर, दे हैव रेगुलर डीलिंग विद मेसर्स एबी एंड को फॉर द सप्लाई ऑफ फर्नीचर फॉर देयर बिजनेस। अच्छा, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, और किसी सामने वाली पार्टी से फर्नीचर क्या करते हैं, लोग खरीदा करते हैं। 30 जून को मिस्टर जे, ओहो इनका प्रमोशन हो गया, ही डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, द फर्म हैड ऑर्डर्ड मेसर्स एबी एंड को टू सप्लाई द फर्नीचर फॉर देयर बिजनेस ऑन 25। ए भाई इसमें सुनो, एक काम करो टाइमलाइन बना के चलो, नहीं तो पता लगे कंफ्यूजन हो जाएगी दुनिया भर की। एक काम करिए, इन्होंने ऑर्डर दिया है कब, 25 मई, तो इसको अपन बोल देते हैं ये है 25 मई 2020। एक इन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर टू मेसर्स एबी एंड को, क्या चीज के लिए, फर्नीचर के लिए। चलिए अब आगे एक और दिन आ रहा है 30 जून, मिस्टर जे डाइड, ओके आगे अब देखते हैं आगे। और जब ऑर्डर दिया गया था तब मिस्टर जे वॉज अलाइव, सही बात है भाई, ऑर्डर तो इस दिन गया था, इस दिन मिस्टर जे अलाइव थे। अब सोहन और रोहन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू द बिजनेस इन द फर्म नेम आफ्टर जेज डेथ, ठीक है। फर्म डिड नॉट गिव एनी नोटिस अबाउट जेज डेथ टू द पब्लिक। अच्छा, इन्होंने पब्लिक को नोटिस भी नहीं दिया भाई कि हमारे एक पार्टनर की डेथ हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है ये जो मेसर्स एबी एंड को है इनको भी मालूम नहीं होगा। मेसर्स एबी एंड को डिलीवर्ड द फर्नीचर टू द फर्म ऑन 25th of July, 25th of July 20 को फर्नीचर डिलीवर्ड बाय
मेसर्स ए बी एंड को। अच्छा, द फैक्ट अबाउट जेज डेथ वॉज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अच्छा, इनको इस दिन पता लगा, इस दिन इनको पता लगा कि मिस्टर जे की डेथ तो काफी पहले हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2 महीने नहीं 25 दिन पहले, ऑलमोस्ट 25 दिन पहले इनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, ये देखो, द फैक्ट अबाउट जेज डेथ वॉज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द फर्नीचर। आफ्टरवर्ड्स द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। अच्छा, उसके बाद फर्म इंसॉल्वेंट भी हो गई। लेटर ऑन क्या हो गया? फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, फर्म जो है इंसॉल्वेंट हो गई। चलिए, ओके, एंड फेल्ड टू पे द प्राइस ऑफ फर्नीचर टू मेसर्स एबीएन को। ठीक है, नाउ मेसर्स एबीएन को हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द फर्म फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस। अच्छा, और इन्होंने इस पर केस कर दिया, फर्म पे केस कर दिया। ठीक है, तो कहते हैं, अब देखो यहां तक तो इन्होंने आपको कहानी सुनाई। क्वेश्चन अब देखो क्या पूछ रहे हैं, भाई एक्सप्लेन करो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से वेदर जेज प्राइवेट स्टेट। देखो, एस्टेट का मतलब क्या होता है? किसी डिसीज पार्टनर के पीछे जो जिसकी जो प्रॉपर्टी रह जाती है उसको क्या बोलते हैं? एस्टेट। तो प्राइवेट एस्टेट से क्या इसका प्राइस पे किया जा सकता है? बिकॉज ये लोग तो इंसॉल्वेंट हो गए, तो इसका मतलब है फर्म के पास अब इतने पैसे बचे नहीं है। तो भाई मिस्टर रोहन के घर तो जाएंगे लोग, सवाल है मिस्टर जे के घर जाकर के उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जाकर के ये पैसा लिया जा सकता है या नहीं। अब आप बताइए 2 मिनट सोच करके कि आपको क्या लगता है, पैसा लिया जा सकता है या पैसा नहीं लिया जा सकता है? ये जो सोहन रोहन है ये लोग तो पैसा देंगे, सवाल है मिस्टर जे के घर वाले क्या पैसा देंगे? क्या मिस्टर जे के घर पे जो चीजें रखी हुई हैं क्या उनको बेच करके मेसर्स एबीएन कंपनी को पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? बताइए आपको क्या लगता है। देखो भाई सीधी सी बात है, ऑर्डर पहले गया था फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बंदे की डेथ हो चुकी है और इसका पब्लिक नोटिस देना, रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस जाता है, डेथ का पब्लिक नोटिस अगर नहीं भी दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि उसके घर से जाकर के आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तंग कर सकते हैं, मेरे समझ से तो होना नहीं चाहिए। चलो आंसर चेक करें 4 का बी। क्वेश्चन पहले बताइए समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया? एक फर्म है उसमें 3 पार्टनर हैं, उन्होंने एक बंदे को ऑर्डर दिया फर्नीचर के लिए, फर्नीचर वाले ने क्या करा, उनको फर्नीचर ला करके दे दिया, मगर ऑर्डर देने के बाद और फर्नीचर आने के पहले एक पार्टनर की डेथ हो गई, इसके बारे में उसको नहीं बताया गया और बाद में उसने केस कर दिया इन पे बिकॉज ये लोग इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। अब जो 2 जिंदा पार्टनर उनके घर तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है क्या उसके घर जाकर के आप उसके घर वालों से पैसे ले सकते हो या नहीं? चलो, तो होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो फिर वही बात है, केस वाला क्वेश्चन है तो पहले क्या बताओगे आप? प्रोविजन बताओगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ पार्टनर, द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। चाहे पब्लिक को नोटिस आपने दिया है चाहे नहीं दिया है, समझ गए बात को? फर्दर, in order that the estate of deceased partner may be absolved from liability from the future obligation of the firm, it is not mandatory to give any public notice. No, नहीं, ठीक है। तो भैया इन द लाइट ऑफ द एबव प्रोविजंस, सिंस द डिलीवरी ऑफ फर्नीचर, अब तो आपको बस आंसर कर देना, कुछ खास बात है नहीं। सिंस द डिलीवरी ऑफ फर्नीचर वाज मेड आफ्टर जेज डेथ, his estate would not be liable for the debt of the firm. A suit for goods sold and delivered would not lie against the representative of the deceased partner. This is because there was no debt due in respect of the goods in Jay's lifetime. जब तक जे जिंदा था तब तक में तो ऐसी कोई लायबिलिटी बनी नहीं थी, और उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी बनी है तो उसके लिए जे के घर वाले जिम्मेदार नहीं है। ओके, ही वाज ऑलरेडी डेड व्हेन द डिलीवरी ऑफ गुड्स वाज मेड टू द फर्म एंड इट इज आल्सो नॉट नेसेसरी टू गिव एनी पब्लिक नोटिस, या जो बंदा सामने वाला है उसको। ठीक है, सो द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर मे बी एब्सॉल्व्ड फ्रॉम लायबिलिटी फ्रॉम द फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। आंसर आपका मुकम्मल, कंप्लीट। कहिए कोई ऐतराज अगर है तो, नहीं तो हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आधा घंटा हो गया, टाइम का ध्यान रखते हुए। ठीक है भाई, अगर स्पीड आपको ज्यादा लग रही हो तो क्या करेंगे, तो आप देख लेंगे। अब स्पीड ज्यादा क्या और कम क्या है, अब तो जो स्पीड है वो है, अब तो ज्यादा क्या और कम क्या। ठीक है, चलिए ये कौन है? एवी युक्त, अव्युक्त,
ऐसा नाम कौन रखता है? ठीक है, एक तो हम क्वेश्चन से परेशान होते हैं, ऊपर से ये लोग ऐसा ऐसा नाम रख के अलग से परेशान करते हैं। चलो भाई देखते हैं क्या कर रहा है। तो अव्युक्त नाम का व्यक्ति जो है 100 किलो व्हीट खरीद रहा है, किससे? भास्कर से, 30 रुपए किलो के रेट से। बहुत बढ़िया। भास्कर जी क्या बोल रहे हैं कि ये व्हीट रखा हुआ है उसके वेयर हाउस में, इन द कस्टडी ऑफ किशोर। अच्छा, यानी वो वेयर हाउस कीपर है। अहो, ये क्वेश्चन जानते हो कहां का लग रहा है? ये देखते ही आपको कुछ कुछ तो भी घंटी बज रही है, कुछ चमक रहा है दिमाग में। द warehouse keeper Kishore confirmed Avyukt that he can take the delivery of wheat from him, and till then he is holding wheat on Avyukt behalf. बताइए 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 कहां का क्वेश्चन है? अगर ये आपको क्लिक कर रहा है दिमाग में तो सब कुछ सही जा रहा है, तब कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिमाग में चमक आनी चाहिए आपके। अच्छा, वो डिलीवरी वाली बात है, याद है कौन कौन सी? एक होती थी एक्चुअल, फिर होती थी सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव वगैरह चलता था ना। तो ये बताइए कौन सी डिलीवरी है, कौन सी? इसको हम लोग देखिए तीन था हमारे पास, एक एक्चुअल, एक कंस्ट्रक्टिव और एक सिंबॉलिक। ये बताइए कौन सी डिलीवरी है? तब तक मैं क्वेश्चन आगे पढ़ता हूं। अच्छा जी, बिफोर अव्युक्त पिक द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, द होल व्हीट इन द वेयर हाउस हैज फ्लड इन फ्लड। अच्छा, बाढ़ आ गई, सब बह गया। नाउ अव्युक्त वांट द प्राइस ऑन द कंटेंशन दैट नो डिलीवरी हैज बीन डन बाय द सेलर, वेदर अव्युक्त इज राइट विद हिज व्यूज अंडर द सेल ऑफ गुड। ना 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 ना, ये तो नहीं होगा भाई। आपने किशोर से कंफर्म कर लिया ना, किशोर ने बोल दिया ना कि आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ, तो डिलीवरी हो गई। याद आ रहा है कुछ? आपको याद आया अभी भी? सर ये कौन सी डिलीवरी है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, चलो देखते हैं, आओ आंसर चेक करते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन था। चलिए 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 चलिए, ये रहा देखो। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी भैया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, चलो। When delivery is affected without any change in the custody or actual possession of the things, यानी देखो, ये है सेलर, ये कौन है भाई? आपका सेलर। ये कौन है? बायर। गुड्स रखा है यहां वेयर हाउस कीपर के पास, यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है। अब सेलर ने बायर को क्या करा? सामान बेच दिया। सेलर ने बायर इसको वेयर हाउस कीपर को फोन करके बोल दिया कि तुम अब सामान मेरे बिहाफ पे नहीं, बायर के बिहाफ में रखोगे। और जब इसने इसको फोन करके कंफर्म किया तो इसने बोल दिया हाँ हाँ अब सामान आपका हो गया। भैया डिलीवरी हो गई, डिलीवरी हो गई। अब आप जाके माल कब उठाते हो वहां से मैटर नहीं करता। कई बार तो लोग उठाते भी नहीं, वहां से उधर आगे बेच देते हैं। समझ गए? चलो। When delivery is affected without any change in the custody or actual possession of the things, it is called constructive delivery or delivery by acknowledgement. अगला क्या कर रहा है मिस्टर किशोर? क्या कर रहे हैं? एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये सामान अब हम किसके बिहाफ में स्टोर कर रहे हैं? मिस्टर अव्युक्त के बिहाफ में। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू सेलर एक्नॉलेज, तो अंडरलाइन करो ना भाई। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी व्हेन टेक प्लेस व्हेन द पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी वेयर हाउस कीपर बिलोंगिंग टू सेलर एक्नॉलेज कर लेता है किसको? बायर को, दैट ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ बायर। तो ये हो गया प्रोविजन अबाउ फैक्ट पे। इन द इंस्टेंट केस सॉरी, किशोर एक्नॉलेज कर रहा है अभियुक्त को क्या कि भैया आप सामान जो है आपका हो चुका है, आपको जब मन में आया करके ले जाना। और बिफोर पिकिंग अप द गुड्स क्या हो गई? बाढ़ आ गई, सब बह गया। तो भाई अब अपना कंक्लूजन दे दो क्या? ऑन द बेसिस ऑफ द एवर प्रोविजन एंड फैक्ट इट इज क्लियर दैट पोजेशन हैज टेकन ट्रांसफर, और पोजीशन ट्रांसफर हो गया कहां से कहां? थ्रू फ्रॉम सेलर टू बायर थ्रू कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। हेंस अभियुक्त इज नॉट राइट, ही कैन नॉट क्लेम द प्राइस बैक। ठीक है, ये क्या है भाई? आंसर देख के क्वेश्चन का अंदाजा लगाएं क्या? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इन फैक्ट द चार्टर। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा होगा बताओ? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? चार्टर होता है कि नहीं होता है? उसी को समझा दिया है कि भाई ये चार्टर तो होता है ना। ये भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो यही होता है क्या? मेमोरेंडम और आर्टिकल। देखो 6 नंबर में यही क्वेश्चन है, तो पक्का क्लॉज पूछ रहे होंगे, है ना। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ कंपनी। अच्छा जी, हाँ एकदम होता है। इसमें बताने वाली बात क्या है? कहते हैं इसको डिस्कस करो, कर लेंगे भाई, दो नंबर के लिए कर लेंगे। और एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंटेंट ऑफ एमओए। तो भैया जितने क्लॉज होते हैं ना, नेम क्लॉज और क्या क्या था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, फलाना ढिमका क्लॉज, वो सारे के सारे क्लॉज आप क्या कर देना? लिख देना। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा पंगे वाली बात इसमें है नहीं। और थोड़ा मन करे ना वो सब भी लिख देना। क्या सर इसमें मेमोरेंडम से बाहर काम करेगा ना तो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। ये सब भी मन में आए तो लिख देना, और क्या फर्क पड़ता है। आओ, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इन फैक्ट द चार्टर। सही बात है भाई। इट डिफाइन द
कंस्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी, पावर ऑफ डायरेक्टर नहीं भैया, पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, with which it can be established under that, ठीक है, it is the very foundation on which the whole edifice of the company is built, edifice तो कैसियो की वॉच आती है ना, यहां भी लिखा हुआ है। चलो, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम, सर मेमोरेंडम को हम लोग क्यों रजिस्टर कराते हैं, पढ़ो भाई, अब देख लो, ये तो ज्यादा मैं बताऊं, इसमें कुछ बताने वाली चीज है, बताओ, आप इतना सा लिख देना, ये तो ऑब्जेक्ट तो छोड़ भी दो, पूछा आपसे है नहीं, कंटेंट पूछा है, कंटेंट लिख के चले आना, बट चलो पढ़ लो। ये ऑब्जेक्ट बताता है कंपनी का, जिसके बाहर कंपनी जा नहीं सकती, जाएगी तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। ये बताता है कि भाई कंपनी के पावर क्या हैं, कंपनी क्या एक्टिविटी करेगी, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, सबको इसको पढ़ना चाहिए, कंपनी के साथ इंटर करने से पहले, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ लेना चाहिए, जो आपने पढ़ा भी होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मेरे साथ रिपीट कीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसका एक प्रोवाइजो था क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, चमक रही है ये बात। चलो आगे आओ फिर, अच्छा हाँ, एवरी पर्सन इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशन कंटेंट देयर इन, आपने नहीं पढ़ा है तो गलती आपकी है। हमने याद है क्वेश्चन किया था वो 30 करोड़ 36 करोड़ वाला, कि कंपनी को अधिकार था 30 करोड़ तक का लोन लेने का, और उसने 36 करोड़ का लोन ले लिया था, किसी तो एमटीपी में था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर विच द मनी कैन बी यूज्ड, हाँ भाई ये सब लिखा रहेगा। कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द, ना 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 बिल्कुल नहीं, फ्रॉम द प्रोविजन कंटेंट इन द मेमोरेंडम, However imperative may be the necessity for the departure, कितना भी जरूरी हो, बाहर नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power, अगर गए भैया तो उसको क्या बुलाया जाएगा, बेहतरीन तरीके से उसको अल्ट्रा वायरस बुलाया जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वॉइड हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब देखो मेमोरेंडम में लिखा क्या क्या होगा, ये देख लें भाई, मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा होगा, है ना। अरे कैमरा कहां चला गया मेरा, ओहो, आ गया आ गया, ठीक है। अब बताओ, ये जो सिस्टम होता है, ये जो सारी डिवाइसेस हैं, ये भी इतनी देर नहीं पढ़ पाती हैं, आप लोग बताओ कैसे तो पढ़ लेते हो, ठीक है, तो भाई ऐसा ही है। अब आइए कंटेंट, कंटेंट में तो ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना, इन्होंने उतना बढ़िया तरीके से नहीं लिखा है, कायदे से आपको क्या करना चाहिए, नेम क्लॉज लिखो, ऐसे ऐसे डबल डॉट मारो, फिर थोड़ा एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो। नेम क्लॉज होगा भाई, नेम क्लॉज में क्या होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा, फिर उसमें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा देना, है ना। अगर सेक्शन 8 वाली कंपनी है, चैरिटेबल वाली, तो उस पर यह प्रोविजन नहीं लगेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस वाला क्लॉज कि आपका भाई कौन सा स्टेट है जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। ऑब्जेक्ट क्लॉज भैया आप करोगे क्या। लायबिलिटी ऑफ क्लॉज, आपकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। कैपिटल क्लॉज, आपका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा, वो सारी चीजें लिखी होंगी। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर विद द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैव एग्रीड टू टेक, यानी जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स होते हैं ना मेमोरेंडम के, वो खुद कितना कितना शेयर ले रहे हैं, वो भी उसमें लिखा होता है। अब जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, उसमें ये होता नहीं, गारंटी वाली अगर कंपनी है तो उसमें इसकी जरूरत ही नहीं है। एसोसिएशन क्लॉज, जो जितने वो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, वो लिख के देते हैं हाँ भाई हम इस कंपनी से जुड़ेंगे। द डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर टू बी फॉर्म टू अ कंपनी, every subscriber to the memorandum shall take at least one share and shall write against the name the number of share taken by him। ठीक है भाई, हो गया खत्म मामला। चलो अगला क्वेश्चन, ये हमने कौन सा किया भाई, 5 कर लिया ना। ओहो, अब तो सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 बचा है, बस बस बस। 6 के अंदर 3 क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर के, 4 नंबर के और 3 नंबर के, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं, एकदम जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी कसम से। देखो, एक्सप्लेन द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक काम करें, एक बार क्वेश्चन तीनों पढ़ लें क्या, नहीं ये गलत हो जाएगा ना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, क्वासी मतलब आधा, क्वासी जुडिशियल जो जुडिशरी होती है क्या होता है, आधा, क्वासी मतलब आधा। तो चलिए, एक्सप्लेन द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक, चलो समझ लेंगे, पढ़ ही लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन। व्हेन डज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ओहो ये तो अभी ऊपर भी पढ़ के हैं, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में जब डिफरेंस देख रहे थे वहां डिसोल्यूशन था ना, थोड़ा सा पढ़ा था हमने। 5 persons are the only member of a private company, Flower Fans Limited. All of them go in a boat for on a pleasure trip into an open sea. The boat capsizes and all the 5 die being drowned. इतना ग्राफिक डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, सबकी डेथ हो गई, बात खत्म करिए।
तो क्या प्राइवेट कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं सर, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, परपीचुअल सक्सेशन होता है, कैसे बंद हो जाएगी? फर्दर इट इज करेक्ट टू से दैट कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट स्यू और बी स्यूड एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द। अच्छा, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को थोड़ा डिफाइन करने के लिए कह रहे हैं। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें ना कोई ऑफर भी नहीं होता, और ऑफर नहीं होएगा तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होता, ना ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है, तो भैया कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन सरकार आकर के ना जबरदस्ती आपके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट इंपोज करके चली जाती है। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, टहलते टहलते आपको किसी का बटुआ गिरा हुआ मिल गया, तो आप क्या करोगे? आपको आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी, किस चीज की? कि अब आपको उस बंदे को ढूंढ के उसको वो बटुआ देना है। कोई आदमी मान लो पिज्जा डिलीवर करने आया किसी और के लिए, आपने उठा के खा लिया, अब आप क्या करोगे? अब आप उसको क्या करोगे? कंपनसेट करोगे, उसको उसके पैसे दोगे। तो ये सारी चीजें कहां लिखी हुई है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। चलो पढ़ लेते हैं। Under certain special circumstances, obligation resembling those created by a contract are imposed by law। ओहो हो सर, ये जो ऑब्लिगेशन है ना, ये रिजेंबल करता है। किसको रिजेंबल करता है? कॉन्ट्रैक्ट को। ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, बट इसका जो ऑब्लिगेशन है ना वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हैं, बिकॉज ये जो होते हैं भाई इंपोज्ड बाय लॉ होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ ये रिजल्ट नहीं है। किसका रिजल्ट नहीं है? एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, बिकॉज द पार्टीज हैव नेवर इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो क्या? सुनो अंकल, आप एक काम करना, आपने सड़क पे चलते चलते ना अपना बटुआ गिरा देना, फिर मैं पीछे से आऊंगा, मैं बटुआ उठाऊंगा, फिर मैं आपको ढूंढूंगा, फिर आप मिल जाओगे, मैं आपको बोलूंगा धप्पा, फिर मैं आपको आपका बटुआ लौटा दूंगा, आप मेरे को क्या कर देना? उसका इनाम दे दो। ऐसा कभी हुआ है आज तक? बताओ, ऐसा कभी हुआ है? तो ये चीजें होती नहीं है, ये सडनली हुई और लॉ के द्वारा आप पे एक ड्यूटी क्या कर दी गई? इंपोज कर दी गई। चलो जी, such obligations imposed by law are referred to as quasi contract. Such a contract resemble with the contract so far as result or effect is concerned, but it has little or no affinity with the contract in respect of mode of creation। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है? ऑफर से एंड एक्सेप्टेंस से। यहां ना तो मालिक कोई ऑफर है और ना ही कोई एक्सेप्टेंस है। These contracts are based on the doctrine that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another। क्या बात है, मोतियों जैसे शब्द। A person, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, यानी किसी और की कीमत पर आपको अनड्यू एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ओके, चलिए इसके फीचर्स क्या हैं भाई, देख लो। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है मालिक, ये इंपोज्ड बाय लॉ होता है। ओके, इसका बेसिस क्या होता है? ड्यूटी, ना कि प्रॉमिस। यहां कोई प्रॉमिस नहीं है, यहां ड्यूटी है। यहां जो राइट है, इज ऑलवेज अ राइट टू मनी। पैसे आपको चाहिए, बस वो पैसे आपको मिल जाएंगे, और वो भी लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। इतना एक मुश्त रकम जो डिसाइड हो गया वो करके दे दो, इतना इसमें फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करने का। लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी आपको मिल जाएगा, बात खत्म। राइट अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, जो जिसको मान लो मिला, उसी को बटुआ जिसको मिला उसका राइट है, उसकी ड्यूटी है कि वो जाकर के दे, बाकियों की ड्यूटी थोड़ी ना है। नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। अ सूट फॉर द, हाँ, अगर आपने इसको ब्रेक किया तो भाई सामने वाला आप पे वैसे ही केस करेगा जैसा किसी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी केस करता। इसमें और क्या बताऊं? और बताने लायक कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको याद है, हमने पढ़ लिया था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करो। भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से पहले थोड़ा सा आप ये चीज जान लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दो चीज में आपको डिफरेंस करना था, याद आ रहा है? आपने 12th में पढ़ा भी होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है बताइए, याद आ रहा है आपको? चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी अगर होता है, वो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, सब किस में आता था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन फर्म जिंदा अगर है, अगर फर्म अपना काम कर रही है, तो फिर क्या माना जाता था कि सर पार्टनरशिप, फर्म जिंदा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, वो रिलेशन में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो याद है आपको, जिसमें आप क्या बनाते हो? रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। याद आ रहा है कुछ? तो ये चीज यहां पे आती है, देखिएगा जरा।
पढ़ लो बस, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में ना बिजनेस ही बंद हो जाता है। चलो भाई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ लो। इसमें होता है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द ज्यूरल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म, but when only one of the partner retire or become incapacitated from acting as a partner due to death, insolvency or insanity, the partnership, the relationship between such a partner other is dissolved, यानी dissolution of partnership, but the rest may decide to continue, बाकी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए रिटायर कर गया तो बी और सी तो बचे हुए हैं ना भाई, तो जो रिलेशनशिप था ए बी सी का वो खत्म हो गया, तो डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप, मगर एक नई पार्टनरशिप आ गई बिटवीन बी एंड सी, तो फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हुआ। ये सब आप लोग अच्छे से जानते हो। इन सच केसेस देयर इज इन प्रैक्टिस नो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द पर्टिकुलर पार्टनर गोज आउट बट द रिमेनिंग पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हाउएवर ऑन द अदर हैंड द होल फर्म इज डिसॉल्व्ड, बिजनेस ही बंद, पूरी फर्म बंद, खत्म मामला, दुकान पे ताला। The partnership terminate as between each and every partner of the firm। चलिए भैया, तो इसमें होता क्या क्या है देख लें जरा। As a result of agreement between all the partner, कि भैया अब हम लोग क्या कर लेंगे, बिजनेस को बंद ही करने वाले हैं। Adjudication of all the partner but one as insolvent, यानी जैसे मान लो 5 पार्टनर हैं तो या तो सारे इंसॉल्वेंट हो जाए या 4 इंसॉल्वेंट हो जाए, अब एक बचा है तो एक अकेला पार्टनरशिप थोड़ी चला लेगा अनलेस अनटिल वो कोई नया पार्टनर ढूंढ ले। बाय द बिजनेस ऑफ द फर्म, ये मजेदार है, बिजनेस इलीगल हो गया आपका, जो बिजनेस है आपका वो रातों रात क्या हो गया, इलीगल, तो आपके फर्म का डिसोल्यूशन अपने आप हो गया, भैया बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस मस्ट बी लीगल। ओके, अच्छा, एग्रीमेंट है पार्टनर्स में कि भाई कुछ टाइम बीतेगा तो हम लोग बिजनेस बंद कर देंगे, या जिस वेंचर के लिए है उसके बाद बिजनेस बंद कर देंगे, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद कर देंगे, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो बिजनेस बंद कर देंगे, तो वो घटना घट जाए तो बिजनेस अपने आप बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि भाई बिजनेस को बंद करो, ठीक है, तो भी बंद हो सकता है, अच्छी बात है। तो जो डेट दे रखा है उस डेट पे बंद है, और अगर मान लो कोई डेट नहीं दे रखा है तो जब नोटिस कम्युनिकेट कर दिया जाएगा उस डेट से फिर फर्म का डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, कोर्ट भी इंटरवेंशन करता है। कोर्ट इंटरवेंशन करता है, कब करेगा, व्हेन अ पार्टनर बिकमिंग द अनसाउंड माइंड, permanent incapacity of a partner to perform the duty, misconduct of a partner affecting the business, willful or persistent breach of agreement by a partner। देख रहे हो खतरनाक चीजें हैं भाई साहब। ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ द होल इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर, improfitability of the business being carried on to save at a loss। हाँ भाई, आप इतना लॉस मचाते जा रहे हो, बिजनेस बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है। The court being satisfied on other equitable ground that the firm should not be dissolved, ये फर्म का बंद हो जाना ही अच्छा है, इस तरह के फर्म को चलाने का कोई पर्पस नहीं है, खत्म बात। और आखिरी सवाल हमारा, आखिरी सवाल, सर परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है, बताइए। परपीचुअल सक्सेशन क्या है, 5 लोग प्राइवेट कंपनी में हैं, वो 5 लोग बोट से कहीं पे गए, रास्ते में उनकी बोट पलट गई, टाइटैनिक बन गई, सारे लोग डूब गए, और बताइए कंपनी का क्या होगा, भाई कंपनी चलती रहेगी जब तक उस कंपनी को प्रॉपर प्रोसेस से आप लिक्विडेट ना कर दो, ठीक है। कंपनी जो है एक बार जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है भैया, वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसके पास क्या है, एक परपीचुअल सक्सेशन है, यानी मेंबर में कम एंड गो, कंपनी विल रिमेन फॉर एवर, जब तक आप उसको बंद नहीं कर देते, जब तक आप उसको वाइंड अप या लिक्विडेट नहीं कर देते। इवन इफ ऑल द मेंबर डाई द कंपनी स्टिल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, तो उसके पास एक परमानेंट एग्जिस्टेंस है। तो भाई ये तो आपने प्रोविजन बता दिया, फिर फैक्ट ऑफ द केस बता दो, 5 लोग थे ऐसे ऐसे हो गया, और फिर कंक्लूजन बता दो, द कंपनी विल कंटिन्यू एज अ लीगल एंटिटी, द कंपनीज एग्जिस्टेंस इन नो वे अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ ऑल द मेंबर। फिर अगला जो आपसे पूछा जा रहा था कि भाई आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब होता है, और एक चीज इसमें कहा गया था, रुको 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 मुझे भी देखने दो, इसमें कहा गया था कि कहते हैं क्या ये कहना सही है कि कंपनी अगर एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती अपने नाम में और उस पर केस नहीं किया जा सकता। अरे भाई आर्टिफिशियल के साथ साथ लीगल भी तो बोला है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भैया बिल्कुल केस भी किया जा सकता है और वो अपने नाम से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री भी कर सकती है, समझ गए। बस सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दे सकती, ये बात समझ लो। कोई भी कंपनी जो है सीए कोर्स में रजिस्टर नहीं करा सकती, सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दे सकती, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकती, समझ गए। चलो देखते हैं
कंपनी कौन सा पर्सन है भाई? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। ये हमारे आपके जैसा कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये लीगल या जुरिडिकल क्यों है बताइए? क्योंकि ये क्रिएटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ्ड, कितना सुंदर सुंदर शब्द है, विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इसको इंडिविजुअल के सारे राइट्स हैं, कुछ कुछ राइट छोड़ दो, जैसे इलेक्शन में वोट नहीं देगा, मतलब ये जो जनरल इलेक्शंस होते हैं देश में, चुनाव जो होते हैं उसमें वोट नहीं देगा, शादी वादी नहीं मनाएगा, है ना, कोई कोर्स में जाके मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले लेगा, ठीक है, और जेल नहीं जाएगा, ये सब चीजें नहीं करेगा। फर्दर, द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, have bank account in its own name, raise loan, incur liability, enter into contract, okay, मेंबर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी से। सोलोमन ने किया तो था। सोलोमन ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया था भाई? सोलोमन ने कंपनी को लोन दिया था, प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, याद है सब आपको? इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लायबिलिटी, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। लोग इस पे केस कर सकते हैं, ये लोगों पे केस कर सकती है। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू। भाई साहब बेहतरीन, एक्सेप्ट, इसको जेल में मत भेज देना, ओथ नहीं लेगा कहीं जाकर, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। कैसे बोलोगे भाई? मैरी नहीं कर सकता ये, है ना, दो कंपनी आपस में अमालगमेट हो गई तो क्या बोलोगे? दोनों की शादी हो गई। और प्रैक्टिस अ लर्नेड प्रोफेशन, ये सीए नहीं बन जाएगा, जाके कहीं लॉयर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। तो भाई ये लीगल पर्सन है इन इट्स ओन सेंस, ठीक है भाई। तो हमने यहां पे अपना एमटीपी सीरीज 2 भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये देखो एकदम नया नवेला आपका जून 22 में ये रिलीज हुआ था, हमने इसको भी खत्म कर दिया। फटाफट से इसको देख लीजिए और अपनी बाकी पढ़ाई को भी फुल फ्लो में टॉप गियर में करना शुरू कर दीजिए। आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको कंटिन्यू किए रखिए और थोड़ा ब्रेक लेते रहिएगा, प्रॉपरली खुद को हाइड्रेट करके रखिएगा। मौसम अभी बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। सेहत अच्छी रहेगी तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी, ठीक है। एक वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई जो आपका क्वेश्चन लॉ के अंदर आएगा वो जो नॉर्मली आता है उसका क्या पैटर्न होता है, जैसे केस लॉ से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आता है। तो एक वीडियो हम लोग इस पर अगला लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है या कोई भी सजेशन, कोई भी चीज आपको कहनी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर।